चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सेट 7 को देखेंगे, सेट 7। ठीक है, इससे पहले हम लोग कंप्लीट 6 सेट को देख चुके हैं। ठीक है, सारा क्लास आपके एप्लीकेशन पर है। एप्लीकेशन के माध्यम से जिनका जो क्लास छूट गया है वो क्लास देख लीजिएगा। चलिए, तो बाल विकास एवं मनोविज्ञान CDP सेट 7 के प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, तेजी में आंसर कीजिए कि नवजात शिशु का भार होता है, कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। ठीक है, ऐसे चाहता तो क्वेश्चन बनाने वाला आपको 2 kg, 3 kg, 2.5 kg, 4 kg भी लिख सकता था, लेकिन अब क्वेश्चन बनाने वक्त सोचा गया होगा कि लोग केजी में आसानी से बता सकते हैं, तो थोड़ा सा हम घुमा के पूछ लेते हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे क्या पूछ दिया गया? पाउंड में पूछ दिया गया कि नवजात शिशु का जो भार है वो कितने पाउंड में होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब प्रश्न कह रहा है पाउंड, तो इसका मतलब है कि पाउंड होता क्या है और 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है। ठीक है, 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? जैसे एक जब मापन पढ़ते होइएगा फिजिक्स में 9th 10th में, तो वहां पे चलता था FPS पद्धति। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। क्या चलता था? FPS, फुट पाउंड और सेकेंड सिस्टम। फुट से हम लोग लंबाई नापते हैं, पाउंड से वजन मापते हैं और एस से समय, सेकेंड से समय मापते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपने MKS सिस्टम, FBS सिस्टम सारा पढ़ा होगा आपने 9th 10th में फिजिक्स में। अब है कि 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? ठीक है, 1 पाउंड में 454 ग्राम होता है। कितना? 454, 453.59 ग्राम होता है। हम लोग राउंड फिगर में 454 ग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 454 ग्राम लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। ठीक है, तो मैनुअली आप इतना समझते हैं कि जो नवजात शिशु होता है, जो स्वस्थ बच्चा होता है, वो 3 kg प्लस का होता है। ठीक है, आप गांव घर की भाषा में अगर समझिए तो हम लोग समझते हैं कि जो बच्चा 3 kg प्लस है तो बच्चा स्वस्थ बच्चा है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप सोच लीजिए, अब सोच लीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है कि हम लोग कहते हैं गांव घर में कि जो बच्चा 3 kg का है या 3 kg प्लस का है तो बच्चा स्वस्थ है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और आप आराम से आंसर कर दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? तो लगभग 7 पाउंड। ठीक है, लगभग 7 पाउंड के आसपास आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, 7 पाउंड का मतलब 7 गुने 454 कर सकते हैं। ठीक है, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 2 37, 7 चौक 28, 3 31, 3 किलो 178 ग्राम। 3 किलो 178 ग्राम। मैंने कहा 3 kg प्लस का बच्चा स्वस्थ माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कन्हैया जी? कन्हैया जी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, 7 पाउंड। क्या आ जाएगा? 7 पाउंड। क्लियर है? अगर आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता यहीं पे कि जन्म के समय शिशु का भार सामान्यतः कितना हो सकता है या कितने से कितने के बीच हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा 2.5 kg से 4 kg के बीच बच्चा हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? 2.5 kg से 4 kg के बीच का बच्चा हो सकता है। लेकिन अगर 2.5 kg से कम बच्चा होता है तो उसको लॉ बर्थ वेट कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिए कि अगर बच्चा 2.5 kg से कम का है तो उसको लॉ बर्थ वेट कहा जाता है या लॉ बर्थ वेट की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या रखना है? आपको 1 पाउंड में इतना ग्राम होता है, ये तो ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए दैनिक जीवन के लिए भी।
और सामान्यतः 3 kg प्लस का बच्चा नवजात होता है, जो हम लोग कहते हैं कि बच्चा स्वस्थ है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन बी 7 पाउंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। चलिए, प्रश्न संख्या 92। 92 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? नहीं वाला ढूंढना है, सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है? तेजी में बताइए कि कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। एकदम ऑप्शन ही आंसर है, ऑप्शन में ही आंसर है, ऑप्शन में ही आंसर है। सबसे पहले ऑप्शन की बात कीजिए तो विकास अंतःक्रिया का फल है। भैया ये तो सही है कि विकास क्या है? व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसका मतलब ये तो सही बात है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल है, क्योंकि विकास क्या है? क्रमबद्ध होता है। विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये भी सही बात है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सही बात है। मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और सबका अपना अपना विकास का रफ्तार है। ठीक है, सभी बच्चे, सभी व्यक्ति विकास अपनी गति से करते हैं, अपनी विशेषताओं के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, उसी को हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत में हम लोग कहे थे। इसका मतलब है ये भी सही है। अब कह रहा है कि विकास जो होता है विशिष्ट से समान की ओर होता है। विशिष्ट से समान तो होता नहीं है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यहां विशिष्ट से समान की ओर होता है। इसका मतलब है ये कथन नहीं वाला ढूंढना है, ये गलत है। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। क्लियर, 92 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है, ये कथन गलत है। स्पष्ट, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट 92 के बाद 93। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में? इस प्रश्न का जो उत्तर नहीं दीजिएगा, हमको लगेगा कि वो कक्षा नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं। तेजी में, तेजी में इसका आंसर बता दीजिए हमको। चलिए, हाँ बिल्कुल, अरे बीना जी, बीना जी गलती है आपका जवाब। बीना जी का गलती है जवाब, रितेश जी का भी गलती है जवाब। तेजी में, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। जो भी साथी बी पे मारे हैं एकदम सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए कॉमन सेंस कहाँ डालना है। हमको कुछ पढ़ने की जरूरतें नहीं थी, जब स्पष्ट ही यहाँ लिख दिया है 13 साल, और हम लोग जानते हैं कि 12 से 18 किशोरा अवस्था होता है। ठीक है, जानते हैं ना? तो ये सब तो हम लोगों को दिया है बरगलाने के लिए। ठीक है ममता जी, ये सब जो दिया है तो हम लोग को बरगलाने के दिया है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में। ठीक है, ये सब तो आपको उलझाने के लिए दिया है कि आप सोचते रहिए कि झगड़ा कर रहा है, अपना बात पर अड़ा हुआ है। जब हमको कह दिया 13 वर्ष का बच्चा, उसके बाद कुछ बचा? उसके बाद टेंशन है कुछ?
ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 12 से 18 है किशोरावस्था। आंसर क्लियर है? क्लियर? अगर 2 मिनट के लिए अब सोचना है, कुछ साथी के मन में आ रहा होगा विचार कि सर अगर 13 नहीं लिखा रहता तो हम क्या करेंगे, इस 13 को मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं, सीधा रहेगा। एक बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में? तब सोचना है। सोचना क्या, आपको पहले से पता है कि जब बच्चा बहस कर रहा है, इसका मतलब बच्चा तर्क वितर्क कर रहा है, अपना बात सही करना चाहता है, मतलब आत्म पहचान बनाना चाह रहा है। ये सब समस्या कौन उम्र में शुरू होता है? हाँ हाँ बिल्कुल ममता जी, आप ही बताइए कि ये सारा समस्या बहस करना, तर्क वितर्क करना, अपना पहचान बनाना, भावना में उतार चढ़ाव हो जाना, ये सब किस अवस्था में आता है? किशोरावस्था में आता है। किस अवस्था में आता है? किशोरावस्था में आता है। तो वैसे भी आपका आंसर भी हो जाता। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जब प्रश्न में 13 लिखा रहे तो आप अपना समय बचाइएगा। 2-4 मिनट एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, समय बचाते हुए आप आंसर भी कीजिएगा। जब 13 नहीं रहेगा तो फिर समझ जाना है कि बहस कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, आत्म पहचान बना रहा है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है। ई लगता है बच्चा जवान हो गया। जवान हो गया मतलब किशोरावस्था। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ हमारे साथी युवा अवस्था मार रहे थे। युवा अवस्था, अच्छा ये बताइए 4 अवस्था जो हम बताए हैं उसमें युवा अवस्था कभी भी बताए हैं? नहीं बताए हैं। केशवावस्था बताए, बाल्यावस्था बताए, किशोरावस्था बताए, प्रौढ़ावस्था बताए, युवा अवस्था तो नहीं बताए। जब युवा अवस्था नहीं बताए तो फिर नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम छिलका छुड़ा के पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक? आप शिक्षक हैं, ठीक है, और शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान क्यों क्यों आप पढ़ते हैं? बाल मनोविज्ञान सीडीपी क्यों जरूरत? क्यों जरूरत? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की मदद करता है। क्या हो जाएगा आंसर तेजी में? क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? अनुशासन बनाने के लिए, परीक्षा के लिए, बच्चा को अभिप्रेरित करने के लिए, या बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए। क्या है बाल मनोविज्ञान? बाल माने बच्चा, मनोविज्ञान मन का विज्ञान, मन का विज्ञान मतलब मन का बात समझिए, मन का व्यवहार समझिए, उसका हाव भाव समझिए। यही है ना? यही है ना जी? क्या क्या समझना है मन का विज्ञान में? क्या समझना मनोविज्ञान में? उसका बात समझिएगा, उसका व्यवहार समझिएगा, उसका हाव भाव समझिएगा। यही है ना मनोविज्ञान? वैसे कहते हैं अरे हम तुमको देख के समझ गए हैं, आज तुम होमवर्क बना के नहीं लाया। कहते हैं ना देख के बच्चा को, ये क्या है कि आप उसके हाव भाव को, उसके व्यवहार को समझ जाते हैं, और जब समझ जाते हैं तो पढ़ाना आसान हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कुछ हमारे साथी ऑप्शन सी मान रहे हैं कि यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक बन। अभिप्रेरित मतलब समझते हैं? अभिप्रेरित मतलब है मोटिवेशन।
तो बाल मनोविज्ञान हम लोग इसलिए थोड़ी पढ़ते हैं कि बच्चा को मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशन तो आप ऐसे भी खरा खरा दे सकते हैं, देखो बच्चा पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो जवान हो जाओगे, पढ़ोगे तो नौकरी हो जाएगी, पढ़ोगे तो अच्छा घर में शादी हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग बच्चा को मोटिवेशन देने के लिए, बच्चा को प्रेरित करने के लिए थोड़ी करते हैं, बच्चा को अपने हिसाब से ढालने के लिए थोड़ी करते हैं। ठीक है, हम बच्चे के व्यवहार को समझते हैं, अच्छा ये ऐसे पढ़ेगा, ये बदमाश है, ये थोड़ा सा शरारत करता है, तो दंड तो देना नहीं है, दंड तो देना नहीं है, मारना तो है नहीं। तो फिर हम उसके व्यवहार को समझते हुए उस क्या करते हैं, उस पर फोकस करते हैं कि बच्चा कैसे पढ़ेगा, मतलब व्यवहार को समझते हैं। चलिए 95, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए, बोलिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत की, या सभी की। चलिए अब क्या चाहिए, इसलिए न कहते हैं जल्दबाजी कीजिएगा, जल्दबाजी अगर कीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए तुरंत फंस गए आप लोग, तुरंत फंस गए। क्वेश्चन नंबर 94 जैसे बताए, आप 95 में आके फंस गए। इसलिए न कहना है कि जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा फिर ऐसे माथा पटकिएगा कि ई का हो गया, बाहर निकल के कहिएगा अरे ये तो हम देखबे नहीं किए। क्या कहिएगा कि हम देखबे नहीं किए, हम इसको देखे आ टिक मार दिए, इसको 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 तो हम देखबे नहीं किए। कपार फोड़िएगा अपना बाहर में आके, पता चला सबसे नीचे पढ़ लेते तो मजा आ जाता, आंसर तो यहाँ छुपा बैठा था, आंसर तो यहाँ छुपा हुआ बैठा था। क्योंकि चारों ऑप्शन तो एक ही है, चारों ऑप्शन का उद्देश्य वही होता है, चाहे बाल मनोविज्ञान हो इसी में सब शामिल है, बच्चा को समझना है, या विषय वस्तु के प्रति बच्चा का मत क्या, बच्चा क्या सोच रहा है विषय वस्तु के बारे में, वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, एकदम रितेश जी तुरंत देखे ऑप्शन बाल मनोविज्ञान, अब ये तो सर बता रहे थे बाल मनोविज्ञान, मार दिए टिक। अगर हम इस क्वेश्चन को नहीं शामिल करते और सिर्फ 94 वाला हम पढ़ा के आपको भेज देते, सब डायरेक्ट ए मार के चले आते, सर आप तो बतेबे किए थे बाल मनोविज्ञान, सर छिलका छोड़ा दिए, बाल मनोविज्ञान आप बोले थे सर, हम बाल मनोविज्ञान मार दिए। हम अपना माथा पर ऐसे पटक लेंगे हाथ, ई का हो गया। ठीक है, तो वही बात हो जाएगी, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पहले जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, आप रट्टा मार के जाइएगा बाल मनोविज्ञान, जाके वहां फंस जाइएगा। तो इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य समझ में आ गया। ठीक है, अभी विपिन पासवान जी, अंकिता जी लिख रहे हैं कि ऑप्शन बी होगा सर, हम कर हम आंसर कर दिए हैं कि ए नहीं होगा, जो खाली सिर्फ ए दिए हैं उन डी होगा आंसर। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा आंसर हमारा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हाँ ममता जी, हम आपका नाम ले लिए, कितना बार हम आपका नाम ले, क्लास के बाद भी अब आप ही का नाम लें, बोलिए। हर बार कमेंट करते हैं कि सर मेरा भी नाम लीजिए। क्लियर है, तो कहने का उद्देश्य ये है कि आप जब प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आप सभी ऑप्शन को पढ़िएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन को पढ़ना है, किसी भी ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, ऑप्शन को छोड़िएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
चलिए, तो प्रश्न क्यों लाते हैं हम, तो पता है हमको कि कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत हो सकता है, इसलिए हम अभी ऐसे आप लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, फुल ट्रेंड होके जाइएगा एग्जाम में, तब ना टेंशन खत्म रहेगा कि नहीं सर आप तो हर तरह के क्वेश्चन से हमको अवगत करा दिए, अब एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल धज्जी उड़ा के आएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए 96, विकास शुरू होता है, विकास, चलिए कविता सर, ममता अपना सर नाम लगा लीजिए। अब कविता भगत जी सरनेम होगा तब न लगाएंगे, अभी भावना को समझते नहीं हैं कविता जी, आप पुराने हैं, लाइब्रेरी में भी हैं। चलिए, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तेजी में कमेंट कीजिए, विकास कहां से शुरू होता है, तेजी में, विकास कहां से शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या प्रसव पूर्व अवस्था से, कहां से शुरू होता है विकास, गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, विकास गर्भ से गर्भ तक, वॉर्म टू टॉम्ब कहा जाता है। ठीक है, अब फोटो में भी आपको बता रहा होगा कि पहले बच्चा गर्भ में है, फिर शैशवावस्था में है, फिर बाल्यावस्था में है, फिर किशोरावस्था में है, फिर प्रौढ़ावस्था में है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, विपिन पासवान जी, व्हाट्सएप पे कक्षा का लिंक लाइव क्लास का नहीं जाता है, एप्लीकेशन पे क्लास होती है। ठीक है, 7:15 में आप अपना टारगेट योर गोल एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, टारगेट योर गोल, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो है ही, इसको ओपन कीजिएगा, आपको वहीं पे ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व व्यवस्था से। ठीक है विपिन जी, गर्भावस्था उसी को कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट 96 के बाद 97, क्या है 97 जी, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है, रूप, दर, अनुक्रम, या ये सभी, क्या शामिल है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या शामिल, मतलब किसका किसका परिवर्तन होता है, समय के साथ किसमें किसमें परिवर्तन होता है, सब में परिवर्तन होता है। समय के साथ रूप बदल जाता है, बाह्य और आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। दर बदलना का मतलब परिवर्तन की गति या गति दर, कोई तेजी में विकास करता है, कोई धीमा विकास करता है, तो दर हो गया उसमें। तीसरा, अनुक्रम में होता है, मतलब बदलावों का एक क्रम या क्रमिकता होती है। जैसे बच्चा कहता था पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। फिर आपने पढ़ा था कि विकास क्या होता है, सिर से शुरू होता है और पैर तक जाता है, फिर केंद्रीय भागों का विकास होता है, फिर बाह्य भाग का विकास होता है, तो एक अनुक्रम में होता है। और चौथा ऑप्शन है डी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समय के साथ रूप, दर, अनुक्रम सब में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ, कितना बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शन का डाल रहे हैं आंसर में, कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए 98, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, या संचार माध्यमों का अध्ययन। तेजी में, ईवीएस का लिंक आज भी गया है देवेंद्र प्रसाद जी, देखिएगा। आप कंटेंट में चेक काहे नहीं करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करके कंटेंट में देखा कीजिए। ठीक है, फोल्डर बना हुआ है, जैसे जैसे आप फोल्डर को बीच बीच में देखते रहिएगा।
सब उसमें आपको ऐड होते जाता है। चलिए, तो किससे संबंध नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन ये तो है, मानसिक प्रक्रिया है, सीखने के तरीका है, संचार माध्यम का अध्ययन नहीं है। हमको टीवी से, रेडियो से और हॉर्न से क्या मतलब है शिक्षा मनोविज्ञान को? संचार माध्यम का शिक्षा मनोविज्ञान से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसका मतलब है यही तो ढूंढना है, नहीं वाला, नहीं वाला ढूंढ लिए, ऑप्शन डी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, हमको लगता है अभी तो आपको कम से कम हमारा जो क्लास होगा तो कम से कम 50-60 क्लास होगा, ठीक है, कम से कम 50 क्लास सिर्फ एमसीक्यू का, ठीक है, सिर्फ 50 एमसीक्यू क्लास होगा हमारा, थ्योरी छोड़ के, ठीक है, थ्योरी छोड़ के। और थ्योरी का भी कम क्लास होगा तो हमको लगता है कम से कम 40 से कम क्या होगा, कम से कम 30 से 40 क्लास आपका थ्योरी का होगा। और जिस हिसाब से आप कमेंट कर रहे हैं इतनी कक्षा के बाद में, हमें लगता है एकदम आसानी से पास कर जाइएगा। जिस हिसाब से सभी साथियों का कमेंट आ रहा है, जिस हिसाब से एकदम आसानी से समझ रहे हैं एक एक चीज को, ठीक है, कमेंट से झलक जाता है वो बात, तो हमें लगता है कि कोई बड़ा बात नहीं, एकदम आराम से सीटेट निकल जाएगा, ठीक है। सरकार को सीटेट पास करके भी दिखा देना है, ठीक है, कि और कोनो एग्जाम बचा हुआ है रिटायरमेंट से पहले तो भी ले लीजिए, ठीक है। और स्पष्ट रूप से चैलेंज ये कर दिया जाएगा कि और कोनो एग्जाम बचा हुआ है तो आप वो भी ले लीजिए, रिटायरमेंट से पहले वो एग्जाम दे देंगे, ठीक है, बशर्ते टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन चलना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर टारगेट योर गोल, टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन चलता रहा तो सरकार कितना भी एग्जाम ले, रिटायरमेंट से पहले सब एग्जाम यहाँ से पास करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आ जाइए मूल बिंदु पे। मूल बिंदु हमारा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? नहीं बताएंगे हम, आप लोग डिसाइड कीजिए, आप ही लोग डिसाइड कीजिए तेजी में। क्या हो जाएगा? बच्चा बच्चा बता देगा। देखिए तो एक दिश से सब लोगों का मजा आ गया। सबसे जटिल अवस्था, संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था, स्व पहचान की अवस्था, संवेदना की अवस्था, शारीरिक बदलाव की अवस्था, किशोरावस्था। कौन अवस्था? किशोरावस्था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्या बात, मजा ही आ गया जी, मजा ही आ गया। चलिए 100% एकदम सही मार रहे हैं आप लोग। चलिए 100। चलिए हम लोग शतक लगाने वाले हैं इस 100वें क्वेश्चन के साथ। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी? तेजी में, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, क्या है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी? ऑब्सोल्युटली सभी। तो चलिए आप लोग शतक लगा चुके हैं 100वें क्वेश्चन के साथ और सब साथी का जवाब बिल्कुल सही है। कुछ साथी के मन में कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। वृद्धि का मतलब बच्चे का शारीरिक विकास से आता है। अब आपके मन में ये आता होगा कि सर हम तो समझे स्वास्थ्य जरूरी है, आहार जरूरी है, सर पर्यावरण से क्या मतलब है वृद्धि को? शरीर के लंबाई में बढ़ने से, शरीर के मोटापा में, इसमें सर पर्यावरण का क्या माहौल है? पर्यावरण का माहौल है, पर्यावरण का माहौल है। क्या माहौल है? देखते हैं ना, जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं थोड़ा सा नाटे होते हैं, ठीक है, चाइना में लोग आंख ऐसे रहता, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में लोग लंबे होते हैं, लड़कियां भी लंबी लंबी होती है, ठीक है, इसका मतलब पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। मौसम ठंड
ठंडक मौसम रहेगा तो उसका प्रभाव, गर्मी का मौसम रहेगा तो उसका प्रभाव रहता है। देखते हैं, देखिएगा चाइनीज आदमी का आंख दिखाई ही नहीं देगा, जापान वाला आदमी का आंख दिखाई नहीं देगा, जापान में सब नाटा ही रहता है। ठीक है, तो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार, मतलब सबका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रंजीत जी कह रहे हैं कि 96 को फिर से, क्या था 96 में, ऐसा क्या था 96 में जो कह रहे हैं 96 को फिर से? विकास शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, गर्भावस्था से शुरू होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कोई हिलचिल है ये नहीं है रंजीत जी, इसमें तो कोई हिलचिल नहीं था, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं था। तो इसमें फिर से क्वेश्चन को भी ऐसा बोलते सर फिर से बता दीजिए, इसमें लगता कि कुछ बताने वाला है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कुछ ऐसा क्वेश्चन को कहते सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो कहते अच्छा देख लेते हैं कौन क्वेश्चन है, कुछ नया चीज है इसमें, तो देखा जाता। ये तो आप ऐसा क्वेश्चन को फिर से बोले बताने कि बच्चा भी शर्मा रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 101 क्या कह रहा है? 101, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। सही बात है, ठीक है, सही बात है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ रहना, स्वस्थ शारीरिक विकास भी क्या है? जरूरी है। प्रश्न क्या कह रहा है? गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। बोलने दीजिए, बहुत बात बोलने वाला तो बहुत लोग कुछ बोलता है। करा सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बोलने दीजिए, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्ष के साथ अंतः संबंधित है, अच्छे लोग भी रहते हैं। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। इक्को गो आदमी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एक भी आदमी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का दो रीजन, पहले तो अभी हम स्पष्ट बता दिए, ठीक है। दूसरा कि ऐसा क्वेश्चन एक बार और हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं। क्यों? तो शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्ष के साथ अंतः संबंधित है, विकास के सभी आयाम एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? हाँ, तो जो बता दें तो वो तो गलती होना ही नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट 102, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तनशील होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। गलत वाला ढूंढना है। चलिए, थैंक यू रिजवान जी, थैंक यू। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है वो ढूंढना है कि विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तनशील होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत होता ही है, विकास तो परिवर्तनशील है ही समय के साथ साथ, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता ही, लेकिन कह रहा है कि विकास सार्वभौमिक है, ये पहला गलती। दूसरा, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, ये दूसरा गलती, ठीक है। तो विकास सार्वभौमिक होगा, विकास सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सबका विकास एक समान होगा। अब विकास कहता है कि नहीं भैया, भिन्नता का सिद्धांत, सब अपना अपना हिसाब से विकास करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत तो उसी को कहते हैं। कहता है कि संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है संस्कृति का प्रभाव। विकास पे जब पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है तो पर्यावरण में ही तो संस्कृति आती है कि हम किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, किस अवधारणा को मानते हैं, किस परंपरा को मानते हैं, जो हमारी संस्कृति है उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। वही तो है विकास पे संस्कृति का प्रभाव।
तो गलत वाला ही ना ढूंढना है, यही तो गलत है, नहीं वाला ढूंढना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट, चलिए प्रश्न संख्या 103। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से ही बच्चे को विशिष्ट करता है? क्या है पूर्व क्रियात्मक अवस्था? जिन प्याजे साहब को याद कीजिए, जिन प्याजे साहब को याद कीजिए, और हमको ये बताइए कि ये जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है इसका आयु कितना कितना है? 4 अवस्था बताए हुए हैं जिन प्याजे साहब। पहला 0 से 2 वर्ष जिसको संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरा 2 से 7 वर्ष जिसको पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा 7 से 11 जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चौथा 12 से 18 जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्लियर? क्या प्रश्न में है पूर्व क्रियात्मक अवस्था? पूर्व क्रियात्मक अवस्था का मतलब 2 से 7 वर्ष का बच्चा, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है। अब आपको ये सोचना है कि जो 7 वर्ष का बच्चा है, कितने वर्ष का? 7 वर्ष का बच्चा, उसके अंदर आप क्या क्या चीज देख सकते हैं। ठीक है, पहले समझ तो लीजिए कन्हैया जी, मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर देने में जल्दबाजी कीजिएगा तो उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, जो भी जल्दबाजी कर रहे हैं सब गलत दे रहे हैं उत्तर। तो पहले समझ तो लीजिए। जब मैं किसी चीज का उत्तर आपसे नहीं पूछूं तो समझ जाइए कि सर इसमें कुछ बताने वाले हैं। और जब मैं डायरेक्ट कहूं कि चलिए इसका उत्तर दीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको बता चुके हैं या आपको बताना चाहिए या इसका उत्तर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी आपसे पूछे नहीं कि इसका आंसर दीजिए। जब हमने कहा नहीं इसका आंसर दीजिए, इसका मतलब है इसमें कुछ राज का बात है कि सर इसमें कुछ देने वाले हैं, जल्दबाजी करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, तो जब जिस सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं, जिसकी अवधारणा मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँगा, वो मैं खुद आपको कहूँगा कि बताइए इसका आंसर, कि आप बता सकते हैं। हमने नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा कि इसमें आपको समझना चाहिए। और जो उनको लगा कि नहीं सर इसका उत्तर हम दे सकते हैं, वो गलत उत्तर दे दिए। चाहे वो बी वाले हो, चाहे वो डी वाले हो, चाहे वो सी वाले हो, उनका उत्तर गलत हो गया है। ठीक है, चलिए अब आइए भाव अथी पर, कॉन्सेप्ट पे आइए। हमने कहा कि जिन प्याजे साहब ने जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था का एज कहा वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था का। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट पे आइए, विचारों की अनुक्रमणीयता क्या होता है? आप समझते हैं कन्हैया जी? उत्तर तो आप कर दिए, उत्तर किए, इसका मतलब आप समझे होइएगा कि विचारों की अनुक्रमणीयता क्या है। राम प्रतीक कुशवाहा जी लिखे वर्तुल प्रक्रिया, समझते हैं वर्तुल प्रक्रिया क्या होता है? कि सीधे लिख दिए कि नहीं सर समझ में नहीं आया इसलिए उसका उत्तर दे दिए वर्तुल प्रतिक्रिया। क्या होता है विचारों की अनुक्रमणीयता? बोलिए तो क्या होता है विचारों की अनुक्रमणीयता? कोई साथी बताइए तो हमको लगे कि हाँ आप आंसर क्यों दिए हैं। बोलिए तो रामपति कुशवाहा जी, क्या होता है वर्तुल प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? बोलिए क्या होता है वर्तुल प्रतिक्रिया? बोलिए कोई साथी? नहीं सर, तो पहले भाई समझना है ना, जब समझेंगे ही नहीं। अच्छा, वर्तुल प्रतिक्रिया का मतलब होता है बड़ों की नकल करना। वर्तुल प्रतिक्रिया मतलब होता है बड़ों की नकल करना। हाँ, वर्तुल गति पढ़े हैं कभी? विज्ञान में वर्तुल गति पढ़े हैं? आइए ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले विचारों की अनुक्रमणीयता से शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, जिसमें विचारों की अनुक्रमणीयता के बारे में कहा गया है, तो कहा कि इस अवस्था में बच्चा भाषा के बारे में सीख जाता है। बच्चा प्रतीकात्मक चिंतन करता है। बच्चा प्रतीकात्मक चिंतन करता है। इसका मतलब है बच्चे का मानसिक विकास अब आरंभ हो गया। ठीक है, मानसिक विकास आरंभ हो गया है, मतलब कहीं न कहीं विचारों की क्रमबद्धता में आ गया है। चाहे जब बच्चा भाषा सीख लेगा, जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है तो बच्चा विचार को, भाषा को, प्रतीकात्मक चिंतन को, मानसिक प्रतिनिधित्व का उसके अंदर विकास हो जाता है। ये 3 चीजें इसके अंदर आ जाती है, उसको कहते हैं विचारों की
अनुकरणीयता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए दूसरा बात। दूसरा क्या है? वर्तुल प्रतिक्रिया। हमने कहा, आपने पढ़ा होगा वर्तुल गति। ठीक है, वर्तुल गति क्या होता है? एक ही चीज को रिपीट करना, एक ही चीज को वर्तुल दोहराना। वर्तुल मतलब, प्रतिक्रिया मतलब दोहराना, बार बार करना, उसकी आवृत्ति बार बार होती है। मतलब बच्चा किसी क्रिया को क्या करेगा? क्रिया को बार बार दोहराना, क्रिया को बार बार दोहराना। ठीक है, क्रिया को बार बार दोहराना। ये किस अवस्था में होता है? ये होता है संवेदी अवस्था में। जो पहला अवस्था पढ़ते हैं ना, 0 से 2 वर्ष, जिसको हम लोग संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा वर्तुल प्रतिक्रिया होता है, किसी क्रिया को बार बार दोहराता है, क्योंकि उसको दोहराने से खुशी मिलती है। चाहे वो खिलौना है तो खिलौना लेके ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर कोई एक शब्द भी बोलना चाहता है मम्मी, तो 10 बार मम्मी मम्मी बोलता रहेगा। आप उसको कहेगा हाँ हाँ क्या, तो फिर बोला मम्मी, क्या मम्मी। तो क्या होता है, वो उसको उसी में आनंद आता है। एक खिलौना उसको दे दीजिए, उसी को वो बार बार उससे एक ही तरह से खेलते रहता है। ठीक है, तो मतलब एक ही चीज को, एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, मतलब उसको कहते हैं वर्तुल प्रतिक्रिया। ठीक है, ये किस में आता है? इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पहली अवस्था नहीं होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का क्या मतलब हुआ? बोलिए। कि कोई सामने में कोई चीज है और बच्चा उसको प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, इसको भी रखा संवेदी गामक में कि बच्चे के सामने में खिलौना दूर रख दीजिए, मोबाइल को छुपा के रख दीजिए, बच्चा रेंगते हुए मम्मी के पास भी पहुंच जाएगा। मोबाइल को अगर आप तकिए के नीचे रख दीजिए तो रेंगते हुए तकिए के नीचे से वो निकाल लेगा। या अगर मम्मी उसके सामने से गेट के बाहर किचन में गई तो रेंगते हुए वो किचन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, कि बच्चा को जो सामने लक्ष्य दिख रहा है उसके हिसाब से वो व्यवहार करता है। ये भी कहाँ चला गया? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। और चौथा होता है विलंबित अनुकरण करना। मतलब अनुकरण करना, आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही करना। अनुकरण करना, किसी के व्यवहार के हिसाब से उसका नकल करना। ठीक है, तो नकल कौन करता है? अनुकरण कौन अवस्था में होता है? पहली अवस्था में होती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो पहले समझना है। ठीक है, पहले समझना है तब आंसर करना है। कितना अच्छा चीज था। अगर यही BCD में पढ़ जाते तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि विचारों की अनुक्रमणियता, भाषा, प्रतीकात्मक चिंतन, मानसिक प्रतिनिधित्व का विकास, छूट जाता क्रमबद्धता। ठीक, वर्तुल प्रतिक्रिया था कि क्रिया को बार बार दोहराना है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है कि बच्चा किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो खिलौना हो या मम्मी के पास जाना चाह रहा हो। फिर विलंबित अनुकरण है कि बच्चा किसी भी चीज का अनुकरण करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका आंसर आप दे सकते हैं, मैं खुद कहूंगा कि आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, मैं आपको समय भी दूंगा। ठीक है, जहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट रहेंगे वहां पे मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मुझको बताने दीजिए। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक बार फिर से क्लास जब खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, खासकर क्वेश्चन नंबर 103 को तो आशुतोष जी, ममता जी एक बार फिर से एप्लीकेशन पे है, डिलीट तो होना नहीं है ये। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि क्लास के बाद ये डिलीट हो जाएगा। तो आपके एप्लीकेशन में रहेगा। आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पीछे कर करके देखिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, समझना है, कुछ लिख भी लेना है, बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि सर क्या बोले, सर सुना ही नहीं दिया, एक बार और बोल दीजिए। तो ऑनलाइन है, आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, एप्लीकेशन पे सेव भी हो जाता है। तो यही तो मज़ा है ऑनलाइन क्लास का। तो आप आराम से उसको देख लीजिएगा। तो ऑनलाइन क्लास का यही मज़ा कि कहीं छूट गया, नहीं सुनाई दिया, या फिर से सर बता दीजिए। तो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जितना बार वीडियो देखना है, अनलिमिटेड बार आप वीडियो देख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। चलिए, बालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या है? परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास और परिष्कृत
स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। कुछ नहीं है। जो कॉमन सेंस लगा सकते हैं वो उत्तर दे सकते हैं, जो कॉमन सेंस नहीं लगाइएगा उनको समस्या हो सकती है। तेजी में बताइए तो कौन कॉमन सेंस लगा के उत्तर दे सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे पूछा, मुझे लगा कि आप पढ़ बना सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में मैं बता चुका हूं आपको। चलिए, अच्छा आनंद जी कह रहे हैं कि सर गुस्से में भी कूल लगते हैं। गुस्सा क्यों करना, गुस्सा क्यों करना? अपनों से कैसा गुस्सा करना, अपनों से कैसी नाराजगी? हमको तो बताना है, समझाना है, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। अभी तो हम सफर को आरंभ किए हैं, आगाज किए हैं, अभी तो कहाँ अंत होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी भी आ गया, ऑप्शन सी भी आ गया, बहुत अच्छा। विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम। पूछ क्या रहा है? पहला लाइन डायलॉग, पहला लाइन क्या है? डायलॉग है। पहला क्या है? कह रहा कि बालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। पहला लाइन डायलॉग। इसका क्या मतलब हुआ संजय जी? इसका मतलब ये हुआ कि बालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब बच्चा अपने अपने हिसाब से विकास करता है, सबका विकास की गति अलग अलग होती है। ठीक है, डायलॉग। दूसरा करा फिर भी, प्रश्न यहां से शुरू होता है, चालक विकास का क्रम क्या है? ठीक है, चालक विकास का क्रम क्या है? अब याद कीजिए कि हम आपको एक चीज पर बताए होते, गत्यात्मक विकास, मोटर स्किल जिसको कहते हैं, मोटर स्किल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं उसको? सर इसका रिकॉर्ड क्लास भेज दीजिएगा। प्रतिभा जी भेजने की जरूरत क्या है, एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है वो। ठीक है, भेजना नहीं पड़ता है। आप देखिएगा कल होके ये आपको एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आइए मूल बिंदु पे। प्रश्न करा चालक विकास का क्रम। याद कीजिए हमने कहा था आप लोगों को मोटर स्किल के बारे में। मोटर स्किल से हिंदी में समझिए, हमने कहा था आपको सूक्ष्म गत्यात्मक विकास और स्थूल गत्यात्मक विकास, कल ही पढ़ाया था। एक और कॉन्सेप्ट वहां पे दिया था कि बच्चों का अपनी मांसपेशियों पे नियंत्रण होना, बच्चों का अपनी मांसपेशियों पे नियंत्रण होना। तो जब बच्चा का अपनी मांसपेशियों पे नियंत्रण हो जाता है तो कहते हैं बच्चा का सूक्ष्म गत्यात्मक विकास हो गया। मांसपेशियों पे पूर्णतः नियंत्रण नहीं होता है तो कहते हैं स्थूल गत्यात्मक विकास हुआ। जैसे अगर कलम पकड़ने के लिए उंगलियों पे नियंत्रण नहीं रहेगा तो आप बेहतर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका स्थूल गत्यात्मक विकास। जब हम लिख सकते हैं तो स्थूल गत्यात्मक विकास। तो बच्चा क्या है, देखते हैं कोई भी चीज पकड़ने जाएगा तो दोनों हाथ दोनों टांग से पकड़ता है, इसका मतलब उसको अपने मांसपेशियों पे नियंत्रण नहीं रहता। आपको गेंद देंगे कैच करने के लिए तो एक हाथ से पकड़ लीजिएगा गेंद को, क्योंकि आपको अपनी मांसपेशियों पे नियंत्रण है कि कितना मोड़ना है, कितना पकड़ना है, किस टाइमिंग के साथ पकड़ना है। ठीक है, बच्चा में तो ये नहीं रहता है। इसका मतलब है कि जो चालक विकास का क्रम है कैसे होगा, पहले सूक्ष्म वाला होगा कि पहले स्थूल वाला होगा? पहले क्या होगा, पहले सूक्ष्म होगा कि पहले स्थूल होगा, कि पहले स्थूल होगा कि बाद में सूक्ष्म होगा? तो पहले कौन होगा, पहले कौन होगा, पहले कौन होगा विकास? सूक्ष्म वाला विकास होगा कि पहले स्थूल वाला विकास होगा? बोलिए, पहले कौन विकास, पहले सूक्ष्म विकास कि पहले स्थूल विकास? पहले स्थूल विकास होगा। रेणु जी कह रहे हैं कि पहले सूक्ष्म विकास होगा, मतलब पहले बच्चा अपना मांसपेशी पे नियंत्रण कर लेगा, बाद में नियंत्रण नहीं होगा, ये कहने का मतलब हुआ ना। पहले अगर सूक्ष्म विकास होगा तो बच्चा तो कलम से लिखने लगेगा बच्चे में। पहले क्या होगा, पहले स्थूल विकास होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले स्थूल विकास होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, स्थूल विकास होता है, उसके बाद सूक्ष्म विकास होता है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, उसके बाद स्थूल, तो नहीं होगा। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, उसके बाद सूक्ष्म, का मतलब ये स्थूल है सूक्ष्म है, तो ये सही होगा। ठीक है, अभी तो दो ही गुंडा को मारे हैं आप, तीसरा चौथा बचा हुआ है, शीर्षगामी अधोगामी, शीर्षगामी अधोगामी।
सबसे पहले ये समझिए कि शीर्षगामी और अधोगामी क्या होता है। हमने विकास के लिए आपको दो चीज बताया हुआ था, ठीक है। एक क्या बताया था, कोई बताएंगे साथी? सिफेलोकॉडल, याद है? सिफेलोकॉडल, मस्तका अधोमुखी विकास क्रम, याद आ रहा है? मस्तका अधोमुखी विकास क्रम, याद है? और निकट दूर विकास क्रम, याद है? एकदम बताए हुए, इसलिए न कहते हैं बताए हुए हैं, ठीक है। तो मस्तकाधोमुखी विकास को कहते हैं शीर्षगामी और निकट दूर विकास को लेते हैं अधोगामी, ठीक है। और ये दोनों चालक विकास से जुड़ा हुआ मामला ही नहीं है, इसका मामला अलग है, ठीक है। ये दूसरे मोहल्ले का है, अपने मोहल्ले का बस ये था, इस दोनों में से एगो को मोहल्ला से बाहर दिए, एगो ठीक था उसको ले लिए। ये दोनों इस प्रश्न से कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा है चालक विकास का क्रम, गत्यात्मक विकास के बारे में पूछ रहा है, ये शरीर के विकास से जुड़ा हुआ है। आंसर क्लियर हो गया हमारा, क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले स्थूल गत्यात्मक विकास होगा, फिर सूक्ष्म गत्यात्मक विकास होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? स्पष्ट? बहुत अच्छा। इसको भी आप क्लास रिकॉर्ड जो रहता है उसको 2 बार 3 बार देखिएगा आप, ठीक है। चलिए 105, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। कौन गलत है? गलत वाला ढूंढना, ये आप बता सकते हैं, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। पहले भी हम इस तरह के प्रश्न को देखें कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, गलत वाला ढूंढना है ना। तो जन्म के समय तो विकास निर्धारित नहीं हो सकता है। जन्म के समय हम थोड़ी बच्चा को देख के कह देंगे कि IAS बनेगा, जन्म के समय हम थोड़ी देख के कहेंगे कि डाकू बनेगा, नहीं कर सकते ना। कह रहा है कि विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये गलत है, गलत वाला ढूंढना है, ढूंढ लिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कक्षा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू। आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जो साथी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, या आपके विद्यालय में हो या आपके सहयोगी हो, आप उनको जरूर बता दीजिएगा। टारगेट योर गोल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे और सीटेट बैच को ज्वाइन कर लेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अभी ज्वाइन करेंगे, सितंबर वाला बैच भी आ जा पकड़ा जाएगा, उसमें आपका फरवरी वाला बैच भी पकड़ा जाएगा, और 2027 वाला में जो सितंबर में होगा वो भी पकड़ा जाएगा। तो एक बैच के साथ 3 बैच पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक